जी हाँ विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये क्लास हम लोग मस्तिष्क के बारे में लेकर आए हैं। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क क्या है और उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानव का मस्तिष्क जो होता है, सर्वप्रथम उसके आकार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी आकार जो होती है वालनट के आकार की होती है। वालनट नट के आकार की होती है। इसकी संरचना वालनट के आकार के होते हैं। अगर इसके वजन के हिसाब से लिया जाए तो इसका वजन 1.5 kg होता है। इसका वजन, मस्तिष्क का वजन 1.5 kg होता है। तो हम लोग मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क का आकार जो होता है वालनट के आकार का होता है और इसका वजन 1.5 kg होता है, 1.5 kg। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह जो होता है मस्तिष्क जो होता है मनुष्यों में, मस्तिष्क के शरीर से इंपल्स को अर्थात आवेग को सूचना करने का एक साधन है। अर्थात ये जो होता है सिग्नल का एक साधन है। मानव शरीर में सिग्नल का एक साधन है। सिग्नल, ये जो होता है सिग्नल, किसी भी चीजों को देखने के सिग्नल देता है। अर्थात जैसे कोई भी चीज मैंने देखा, उसको देखने के पश्चात कोई चीज का सिग्नल, जैसे कि ये कोई वस्तु है, ये राम है, ये श्याम है, ये तो मान लिया जाए जैसे कोई फल आ जाते हैं, फल जैसे आम, तो देखता है तो यह उसमें इंपल्स उत्पन्न, आवेग उत्पन्न होती है कि ये आम है। इस प्रकार से जो होता है ये सिग्नल उत्पन्न करता है कि यहाँ किसी प्रकार की घटना घटित हो रही है, अर्थात कोई आ रहे हैं। इसके बारे में ये हमें जानकारी देती है, ये सिग्नल। तो मस्तिष्क जो होता है सिग्नल की जानकारी देती है। और मस्तिष्क सर्वप्रथम जो होता है, मस्तिष्क खोपड़ी से घिरी होती है। मस्तिष्क जो होती है खोपड़ी से घिरी होती है। खोपड़ी, जिसको हम लोग स्कूल कहते हैं, स्कूल। मस्तिष्क जो होता है एक कड़े आवरण, एक बहुत ही हार्ड एवं कड़ा आवरण होता है। ये कड़ा आवरण, ये खोपड़ी से घिरा होता है, कड़ा आवरण होता है ये। जैसे देखते हैं कि जब किसी मस्तिष्क में चोट लग जाती है, जब किसी के मस्तिष्क में चोट लग जाती है, चोट लगने के पश्चात जो होते हैं मस्तिष्क का डायरेक्ट ये पार्ट्स नहीं फटता है। मस्तिष्क का डायरेक्ट पार्ट्स नहीं फटता है। सबसे पहले ये जो मोटी कड़ी आवरण, ये खोपड़ी होती है ना, इसकी चमड़ियां फट जाती हैं, जिससे कि ब्लड का स्राव होने लगता है। ब्लड का स्राव होने लगता है। ये बहुत ही हार्ड होती है, ये बहुत ही हार्ड होती है। खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, 2 तत्वों, 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। खोपड़ी जो होते हैं 2 भाग से मिलकर बने होते हैं, एक क्रेनियम और फेशियल। एक होता है क्रेनियम, एक होते हैं फेशियल। क्रेनियम और फेशियल, ये जो होते हैं खोपड़ी 2 पार्ट से, क्रेनियम और दूसरा होते हैं फेशियल। क्रेनियम और फेशियल से मिलकर घिरे होते हैं। खोपड़ी जो होते हैं क्रेनियम 8 तत्वों से मिलकर 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। और ये जो फेशियल होते हैं कुल 14 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें 8 तत्व होते हैं और खोपड़ी के क्रेनियम पार्ट में 8 तत्व और फेशियल पार्ट्स में कुल 14 तत्व होते हैं। ये जो होते हैं इसको जो संरक्षित करते हैं, खोपड़ी को जो संरक्षित पार्ट्स होता है, पूरा ब्रेन को जो संरक्षण का पार्ट्स होता है, ये होता है क्रेनियल मैनेजर्स होते हैं, जो कि खोपड़ी को, पूरे ब्रेन को घेर करके रखता है, एक कड़े आवरण के रूप में घेर करके रखता है। और यहाँ जो होता है मनुष्य का मस्तिष्क सूचनाओं का भंडार होता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है ये सूचनाओं का भंडार होता है। ये शरीर के विभिन्न प्रकार के भागों को नियंत्रित करता है। यह जो होता है शरीर के विभिन्न प्रकार के भागों को भी नियंत्रित करता है। शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के घटनाओं को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से जो काम कंप्यूटर में सीपीयू करता है, जो काम कंप्यूटर में सीपीयू करता है, वही काम मनुष्य के शरीर में सीपीयू का कार्य ब्रेन करता है। तो विद्यार्थी आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी कि मनुष्य के शरीर का सीपीयू जो है मस्तिष्क कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का सीपीयू मस्तिष्क को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का सीपीयू मस्तिष्क। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं।
सर्वप्रथम आते हैं हम लोग मस्तिष्क के अग्रभाग। मस्तिष्क के 3 पार्ट्स होते हैं, इसके से प्रमुख पार्ट्स ये होता है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में जब बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट्स होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें आ जाते हैं सेरिब्रम, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क। और ये हो जाता है दूसरा पार्ट हमारा डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेरिब्रम और होते हैं डाइएनसेफेलॉन। समझ में आ रहे हैं सभी बच्चों को? उम्मीद है हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमने जाना अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। अब सेरिब्रम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, अकेले ही 2/3 भाग होता है। पूरे ब्रेन का अकेले ही, या पूरे मस्तिष्क का अकेला ही सबसे बड़ा भाग 2/3 भाग अकेले ये परम मस्तिष्क ही होता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क जो होता है, यह मनुष्य का मस्तिष्क यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र। यह जो है मनुष्य के सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। मस्तिष्क जो होते हैं 2 अनुदैर्घ्य खांचा से मिलकर बना होता है। ये जो मस्तिष्क होते हैं, परम मस्तिष्क, ये सेरिब्रम जो होते हैं, ये 2 अनुदैर्घ्य खांचाओं से मिलकर बने होते हैं। ये 2 अनुदैर्घ्य खांचा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से घिरी हुई खांचा रहती है। ये बाएं और दाएं खांचा, ये जो होते हैं बाएं और दाएं खांचा होती है। ये जो इन 2 गोलार्धों को, ये जो 2 गोलार्ध होते हैं, ये जो गोलार्ध होती हैं, ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहलाते हैं। ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहलाते हैं। ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और इन दोनों गोलार्धों जो, ये दोनों गोलार्ध जो 2 गोलार्धों को घेरने वाली जो तंत्रिका होती है, इन दोनों गोलार्धों को जो घेरने वाली ये तंत्रिका होते हैं, इसको हम लोग कार्पस कैल्शियम कहते हैं। कार्पस कैल्शियम, इसको हम लोग कार्पस कैल्शियम कहते हैं। इन दोनों गोलार्धों को जो घेरती हैं, इसको हम लोग कार्पस कैल्शियम के नाम से जानते हैं। यह जो होते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गोलार्धों से। इन्हीं गोलार्धों का ये प्रमुख कार्य है। ये दोनों गोलार्धों के बीच में जो उभरा हुआ पार्ट्स होता है, ये जो उभरा हुआ पार्ट्स अर्थात फुला सा जो पार्ट्स होता है, कुछ उभरा सा जो पार्ट्स होती है, वो होते हैं हमारे गाइरस। ये जो होते हैं गाइरस, यह गाइरस जो है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई को विकसित करने का सबसे प्रमुख कार्य करता है। यह गाइरस मनुष्य में बुद्धि और चतुराई को विकसित करने का सबसे प्रमुख कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब है, गाइरस अगर कम विकसित होता है तो वह मंद बुद्धि के होते हैं। अगर मनुष्य में गाइरस कम विकसित होता है, अर्थात मनुष्य के सेरिब्रम में, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में गाइरस यह जो होते हैं, यह मद बुद्धि और अधिक बुद्धि, अर्थात यह स्त्राव, इसी के कारण से मद बुद्धि और अधिक अच्छी होते हैं ये। और इन दोनों गाइरस जो होते हैं, इस गाइरस के बीच, अर्थात ये गाइरस के अवनमन, अर्थात जब डिप्रेशन हो जाते हैं, जब डिप्रेशन की स्थिति में जो होते हैं, इन दोनों बीच में, उसको हम लोग सल्कस कहते हैं। सल्कस, तो गाइरस के अवनमन को हम लोग सल्कस कहते हैं। गाइरस के अवनमन के हम लोग सल्कस कहते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप सब लोगों को सेरिब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं डाइएनसेफेलॉन के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं। तो डाइएनसेफेलॉन जो होते हैं, अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट्स होता है। अग्र मस्तिष्क डाइएनसेफेलॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, अर्थात डाइएनसेफेलॉन 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं डाइएनसेफेलॉन के बारे में। डाइएनसेफेलॉन जो होते हैं, डाइएनसेफेलॉन 2 प्रमुख भाग होते हैं। डाइएनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस और थैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस और थैलेमस होते हैं। अब हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस, अरे यही तो है मनुष्यों में प्यार मोहब्बत की बातों को जगाने वाला हाइपोथैलेमस। यह जो होते हैं ना, यह अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है।
यह अधिकतम से अधिकतम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। अर्थात यह शरीर में जो होते हैं ना, प्यार मोहब्बत अर्थात प्रेम, डर, भय, घृणा, ये सब जो होते हैं हाइपोथैलेमस ही विकसित करते हैं। हाइपोथैलेमस, किसी से डरना। सबसे हम लोग प्यार प्रेम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह जो होते हैं अत्यधिक मात्रा में, जब किसी को लगातार से लगातार कहता है कि ये 7 सेकेंड में अधिकतम विकसित होता है। 7 सेकेंड, अगर किसी को 7 सेकेंड तक देख लिया जाता है तो ये अधिकतम से अधिकतम मात्रा में यह विकसित हो जाते हैं। और यह तुरंत क्या कर देते हैं, तुरंत ये मस्तिष्क को संकेत पहुंचा देते हैं। और वो क्या करते हैं, वह लगता है कि हम इससे बहुत स्नेह करते हैं, अर्थात हम इसको कहीं देखें, अर्थात इससे क्या हो जाती है, प्रेम हो जाती है। ये मात्र 7 सेकेंड में, यह मात्र 7 सेकेंड में ही यह विकसित हो जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में विकसित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह शरीर में शारीरिक संतुलन को, अर्थात यह शरीर में जो होती है ताप का नियंत्रण करते हैं। ये ताप का नियंत्रण, अर्थात शरीर में टेम्परेचर जो होते हैं, टेम्परेचर कि शरीर का टेम्परेचर सामान्य तौर पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य रूप पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जिसको हम लोग फ़ारेनहाइट में लिया जाए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे भी एक मात्रा, थोड़ी सी मात्रा में भी अगर ये बढ़ जाए ना, तो कहते हैं कि इसको बुखार धर लिया, इसको बुखार धर लिया। जैसे मात्र 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो तुरंत कहेगा कि इसको बुखार लग गया। अभी तो ये 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये बुखार, अर्थात शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। ये जो होता है मनुष्य शरीर में तापमान वृद्धि को यह कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, यह शरीर में जो होता है जल संतुलन, वाटर कंट्रोल जो होता है, वाटर कंट्रोल, अर्थात शरीर में जो होते हैं जल संतुलन को यह नियंत्रित करता है। अर्थात शरीर में जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए, घटा या बढ़ा, ये सब जो होते हैं इसका कंट्रोल यह जो होते हैं हाइपोथैलेमस का ही कार्य होता है। इतना ही नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को भी यह कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को भी यह कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। अभी तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं। अब थैलेमस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, यह सेरिब्रम को घेरे हुए रहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि थैलेमस जो होते हैं, थैलेमस से ही होकर मस्तिष्क को किसी प्रकार की सूचना पहुंचने देती है। अर्थात कोई सूचना जो होती है थैलेमस से गुजरने के पश्चात ही मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ये शरीर में जो होती है दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर में दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को, अर्थात दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का आभास हमें थैलेमस से होता है। तो हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग, ये जो होता है मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग। तो हम लोग मस्तिष्क स्टेम के बारे में जान लेते हैं। मस्तिष्क स्टेम क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये मस्तिष्क स्टेम जो होते हैं, मस्तिष्क स्टेम, ये मध्य मस्तिष्क और ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क जो होता है पश्चिम मस्तिष्क को घेरने वाला पार्ट होता है। अर्थात यह जो होते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का घिरा हुआ पार्ट जो होता है ये मध्य मस्तिष्क होता है। प्रमुख रूप से मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग लिया जाए, मध्य मस्तिष्क, ये जो मध्य मस्तिष्क होते हैं, यह मध्य मस्तिष्क हाइपोथैलेमस और ये जो होते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच स्थित होता है। थैलेमस के बीच स्थित होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि मध्य मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग होता है और यह प्रमुख रूप से जो होता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच का पार्ट्स होता है। मध्य मस्तिष्क हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच का पार्ट्स होता है। और यह जो होते हैं, यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है, यह हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच स्थित होते हैं। अब इसका जो होता है मध्य मस्तिष्क, इसका प्रमुख कार्य यह है कि आंख की पेशियों को, इसको हम लोग आंख की पेशियों को, इसको कहते हैं आंख की पेशियों को नियंत्रित करता है। ये जो होता है आंख की पेशियों को नियंत्रित करता है।
मध्य मस्तिष्क जो होते हैं आंख की पेशियों को नियंत्रित करता है। आंख की पेशियों को कहने का मतलब हुआ किसी वस्तु को देखना, देखने के पश्चात उसको संकेत करना। जैसे कि मान लिया जाए हमने किसी फल को देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए सेब को देखा, सेब को देखने के पश्चात देखते हैं कि ये सेब है, कैसे हमें पता चला? ये जो होते हैं तुरंत ये संकेत देता है, यह संकेत देता है कि हमने किसी वस्तुओं को देखा। यह मस्तिष्क को तुरंत सर्च इंजन में देता है और सर्च इंजन सर्च करके बताता है यह सेब है। इसका कार्य है सिर्फ और सिर्फ आंख की पेशियों को नियंत्रित करना। अर्थात बड़ा अगर दूर स्थित वस्तु है उसको थोड़ा सा ये फैल करके बड़ा देखेगा, और छोटा है तो उसको, अर्थात ये मनुष्य के आंख की पेशियां जो होते हैं, छोटा या बड़ा झुकाव जो होती हैं, ये सब जो होते हैं मध्य मस्तिष्क का कार्य है आंख की पेशियों को नियंत्रित करना। समझ में आ रही है आप सबको? हमें उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों ने मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानेंगे पश्चिम मस्तिष्क क्या है और पश्चिम मस्तिष्क के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग पश्चिम मस्तिष्क की ओर चलते हैं। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के दो पार्ट्स होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क भी दो भागों में विभाजित होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क जो होते हैं दो भागों में स्थित होते हैं, और मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन, ये जो होते हैं मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन। अब मेटेनसेफ्लॉन के बाद आ जाते हैं हम लोग, मेटेनसेफ्लॉन में आ जाता है हमारा दो पार्ट्स मेटेनसेफ्लॉन। तो बच्चों हम लोग मेटेनसेफ्लॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेटेनसेफ्लॉन के अंतर्गत हमारा पोन्स और हमारा ये सेरिबेलम आ जाता है। पोन्स और सेरिबेलम हम लोग सेरिबेलम के बारे में पहले हम लोग सेरिबेलम के बारे में बात कर लें। यह जो होते हैं सेरिब्रम, अर्थात ये जो सेरिब्रम होता है ये अकेले जो हम लोगों ने पढ़ा था 2/3 भाग होता है पूरे मस्तिष्क का। अब हम लोग पढ़ेंगे ये सेरिबेलम जो होता है पूरे मस्तिष्क में, सेरिब्रम के बाद अगर कोई बड़ा भाग है तो ये हमारा सेरिबेलम ही है। ये सेरिबेलम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क में सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम ही होता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम ही होता, और इसे हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इसे हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिबेलम यह जो होता है मनुष्य में ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह जो होता है मनुष्य के शरीर में शारीरिक समन्वय, यह जो होता है सेरिबेलम शारीरिक समन्वय मतलब होता है विभिन्न प्रकार के हार्मोन से जो होते हैं शारीरिक समन्वय हार्मोन से जो स्रावित होते हैं हार्मोन, उसके द्वारा जो समन्वय अर्थात कार्य करने की जो शक्ति प्रदान होती है, अर्थात जिस हार्मोन का जो कार्य होता है उसको समन्वित करने का कार्य जो होता है ये सेरिबेलम ही करता है। अब हार्मोन के द्वारा हार्मोन से समन्वित होगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं यह जो होते हैं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये ऐच्छिक मनुष्य में जो होते हैं ऐच्छिक पेशियों में गति प्रदान करते हैं। यह ऐच्छिक पेशियों में गति प्रदान करते हैं। अब ऐच्छिक गति क्या है? जैसे हम लोग बात कर लें चबाना जो होता है, हम लोग ऐच्छिक क्रियाओं को उदाहरण लेते हैं। चबाना जो होता है, हमारे मुंह में अनाज ले लिए हैं, जब मन हुआ चबाना चबाएंगे, नहीं तो मुंह में रखा हुआ है, जैसे ऐच्छिक क्रिया हुई। जैसे किसी को पीटने की इच्छा होना, अगर हमें किसी को पीटने की इच्छा हुई तो हम उसको पीट सकते हैं, नहीं इच्छा हुई तो नहीं। ये हमारे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से हो सकते हैं मूवीज देखना, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में नेटवर्क है, तब पर भी अगर हमारी इच्छा हुई मोबाइल अर्थात हम लोग मूवीज देखना है तो हम लोग मूवी देख सकते हैं। यह जो होता है हमारे इच्छा की जो होता है, हमारे ऐच्छिक पेशी जो होता है हमारे शरीर में इच्छा को जगाने वाले जो पेशी होता है उसमें गति प्रदान करते हैं ये सेरिबेलम। तो हम लोग कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है सेरिबेलम करता है। मनुष्य के शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है सेरिबेलम करता है। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा मनुष्य में जो होते हैं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। समझ में आ गई आप सब लोगों को? उम्मीद है हम लोगों को समझ में आ गई आप सब लोगों को। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं माइलिन अर्थात पोन्स के बारे में।
हम लोग पॉन्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पॉन्स जो होता है सर्वप्रथम श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है, अर्थात श्वसन की क्रिया जो होते हैं ये श्वसन की क्रिया को, यह इसका प्रमुख कार्य है श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन, रिस्पायरी सिस्टम को श्वसन क्रिया या श्वसन क्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। ये पॉन्स बेरोलाई जो पढ़ते हैं हम लोग, पॉन्स कहिए या इसको हम लोग पॉन्स बेरोलाई के नाम से भी जानते हैं। ये पॉन्स बेरोलाई जो होता है मनुष्य में श्वसन क्रिया को नियंत्रित, हम लोगों ने सीखा पॉन्स बेरोलाई श्वसन क्रिया को नियंत्रित करते हैं, और सेरिबेलम जो होता है मनुष्य के शरीर में जो होता है ऐच्छिक पेशियों में गति प्रदान करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा मेटेनसेफ्लॉन के बारे में हम लोग पढ़ा। अब माइलिनसेफ्लॉन के बारे में हम लोग बात कर लें। माइलिनसेफ्लॉन के अंतर्गत अब आप देख सकते हैं पॉन्स स्थित है, सेरिबेलम स्थित है, तो हमें कमी क्या है, हमें कमी है मेडुला ऑब्लांगेटा की, मेडुला ऑब्लांगेटा की बात आती है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होते हैं माइलिनसेफ्लॉन के अंतर्गत, ये जो होते हैं माइलिनसेफ्लॉन के अंतर्गत हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा आते हैं। अब हम लोग सामान्य तौर पर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ दो पार्ट्स होते हैं, पश्च मस्तिष्क के दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग मेटेनसेफ्लॉन जो हम लोग पढ़े, ये हम लोग अतिरिक्त पढ़ रहे हैं मेटेनसेफ्लॉन, जो कि हमें हायर सेकेंडरी में जाकर के मिलेंगे। मेटेनसेफ्लॉन और मेलेनसेफ्लॉन ये हमें आगे आकर के मिलेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो 10th में पढ़ रहे हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ सैंपल से हम लोग पढ़ रहे थे कि अग्र मस्तिष्क, ये जो होते हैं आपका ये सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, और ये यहाँ आकर के हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग पॉन्स हम लोग यहाँ और पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने पढ़ा मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन के अंतर्गत पढ़ा हम लोग मेटेन अर्थात मेटर, मेटेनसेफ्लॉन, और ये जो माइलिनसेफ्लॉन होता है ये मेटर बना, ये जो होता है माइलिनसेफ्लॉन, माइलिन शीत अर्थात ठंडा, शीत को स्थापित करने वाला होता है। शीत कैसे स्थापित होगा, शीत स्थापित करने, इसके अंतर्गत आ जाता है आपका मेडुला, इसके अंतर्गत आ जाता है आपका मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको मेडुला लिखते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा यह जो होता है शरीर में समन्वय हम लोगों ने पढ़ा, शरीर में समन्वय स्थापित करता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह जो होता है सबसे प्रमुख कार्य अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। यह जो होता है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करती है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मेडुला का प्रमुख कार्य है शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते। इतना ही नहीं, यह जो होता है शरीर में श्वसन दर, यह रिस्पायरेशन इसको ये श्वसन दर को जो होता है यह नियंत्रित करता है। श्वसन दर कहने का मतलब हुआ अगर श्वसन दर कम गया तो देख सकते हैं कि दम फूलना शुरू हो जाता है, कहता है इसको दम फूलने लगा, इसको अर्थात दम फूलना, दम्मा नामक अर्थात अस्थमा बीमारी जो होते हैं उसमें खांसते दम फूलने लगता है। यह श्वसन गति को प्रभावित करते हैं, अर्थात श्वसन गति को यह नियंत्रित करती है, श्वसन गति को। ये पश्च मस्तिष्क का ये जो मेडुला पार्ट्स होता है ये श्वसन दर अर्थात किस दर से, जैसे सामान्य तौर पर हम लोग लेते हैं मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है, 16 से 17 बार सांस लेता है। साथ ही साथ यह जो होती है हृदय की धड़कन। अब हम लोग आते हैं हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन के बारे में हम लोग बात कर लें। हृदय स्पंदन कहिए या हृदय की धड़कन कहिए या धड़कन कहिए, जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट जैसे कहते हैं ना, जैसे कि देखते हैं हम लोग स्थिर होने के पश्चात हम जब देखते हैं कि हार्ट बीट हमारा चलता है या नहीं चलता, उसके लिए हम सीने पर बाएं भाग में हम लोग हाथ रख के देखते हैं कि सांस से लंबे सांस से खींच करके और सीने पर हाथ रख के देखते हैं कि हमारा हार्ट धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। ये जो होता है हृदय स्पंदन जो होता है ये डायन अर्थात ये मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत ही धड़कन ये जो होता है नियंत्रित होता है। हृदय की धड़कन जो होती है मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करती है। और साथ ही साथ यह जो होती है प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं प्रतिवर्ती क्रिया जो होते हैं यह इसके अंतर्गत उल्टी आना देखते हैं, उल्टी आता है लगता है पेट को अरूर मरूर करके लगता है कि जैसे पूरे शरीर का जैसे मोचार देता है। देख
जैसे लगता है कि एक बार अगर उल्टी आ जाए तो पूरा शरीर को लगता है कि जैसे जैसे मानो कि शरीर पर ट्रक पलट गया, इस प्रकार से उसमें दर्द सी होती है, अर्थात पूरे शरीर को झकझोर कर देता है उल्टी आने पर। ये जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया, उल्टी आना। जैसे नाक बहना ले सकते हैं हम लोग, नाक बहना, ये तो किसी के बस में नहीं है। नाक बहना, ज्यादा पानी में उछले, ज्यादा पानी में नहाए, बारिश में भीगे, देखते हैं नाक से बहने लगा, नाक के पास सब रुमाल लगा कर रखना शुरू करते हैं। यह जो होते हैं मेडुला का ही कार्य है, ये प्रतिवर्ती क्रिया नाक बहना। अब नाक बहने लगा, अब तो सब दिन तो नाक में रुमाल लगा करके नहीं ले सकते हैं, और ये जो होते हैं इसका नियंत्रण जो होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है। यह तो ये हम लोगों ने पढ़ा श्वसन दर, श्वसन गति, और यह जो होते हैं रक्तचाप, और साथ ही साथ यह जो होते हैं ब्लड प्रेशर। इतना ही नहीं, अब हम लोग इसके बारे में और पढ़ते हैं। यह जो होते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अर्थात हम लोग रक्तचाप कहते हैं, रक्तचाप, रक्तचाप को यह बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी को यह नियंत्रित करता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो यह साथ ही साथ यह बीपी को भी नियंत्रित करता है। यह बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होते हैं सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं, सामान्य तौर पर सामान्य मनुष्य का, एक स्वस्थ व्यक्ति का 120/80 होता है, 120/80, 120/80। अब इससे घटना, जैसे सर इससे घटेगा शरीर झुलसना शुरू होगा, बढ़ेगा। तो आप देखते हैं जिसका बीपी बढ़ जाता है उसका आंख जो होता है बिल्कुल लाल मिर्च की तरह लाल हो जाते हैं, जैसे लगता है कि जैसे कि कितना पहाड़ का बोझ पड़ा हुआ, और जैसे मानो कि उसके सामने जो आ जाएगा, जैसे लगता है उसको जो है ना पकड़ कर खींच डालेगा अपने अंदर। इस प्रकार उसका आंख जो होता है लाल सी हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से होगा क्या, उसके मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता जो होती है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, अर्थात उसको गुस्सा ज्यादा से ज्यादा आने लगता है। यह जैसे बीपी बढ़ेगा तुरंत क्या होंगे, हाइपोथैलेमस बढ़ जाएंगे। बीपी बढ़ा के हाइपोथैलेमस बढ़ गया, हाइपोथैलेमस बढ़ा कि बस चढ़ गया उसको, जैसे कि प्रेम में हुआ था। और जिसका लो हो गया देखेंगे जैसे बूढ़े की तरह इससे हिलने डोलने लगेगा। बीपी लो हुआ बस उसको कुछ समझ, अर्थात वो उसका मस्तिष्क जो होता है धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, अर्थात धीरे धीरे कार्य करना लो हो जाता है, अर्थात वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि मंद बुद्धि के भथो आदमी हो गया। अर्थात बीपी जैसे होता है उसका शरीर झूलने लगता है, अर्थात शरीर कार्य नहीं करने लगता है, अर्थात सही ढंग से एनर्जी उसको मिल ही नहीं पाएगा। तो जैसे बीपी लो हुआ उसको एनर्जी पूरा हो ही नहीं सकेगा, तो उसका शरीर झूलना निश्चित है। ये जो होते हैं बीपी को कंट्रोल या जो होते हैं कि मेडुला ही करता है। बीपी को कंट्रोल कौन करता है, ये मेडुला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बीपी को कंट्रोल मेडुला ही करता है। जब हम लोग इस पार्ट्स के रिसीव के बारे में हम लोग आएंगे, मस्तिष्क के रिसीव के बारे में, तो मस्तिष्क के रिसीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रिकैप करते हैं हम लोग। जब पूरा पार्ट पढ़ा जाता है उसके बारे में हम लोग शॉर्ट टर्म क्वेश्चन लेते हैं, जिसे शॉर्ट रूप से, तो हम लोगों ने इस प्रकार से क्वेश्चंस को ले सकते हैं। मस्तिष्क का वजन हम लोगों ने जाना था 1.5 kg होता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.5 kg होता है। यह जो होता है खोपड़ी के अंदर से, यह जो होता है इसकी दीवार जो होते हैं कड़ी दीवार जो होते हैं, कड़ी दीवार जिससे यह घिरी होते हैं, उसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं। यह सीपीयू है, यह जो होता है शरीर का सीपीयू है, शरीर का सीपीयू है। और साथ ही साथ यह जो होता है सूचनाओं का भंडार, यह सूचनाओं का यह भंडार होता है। मस्तिष्क जो होता है सूचनाओं का भंडार होता है। इसका आकार जो होता है, इसके आकार के बारे में हम लोग बात करते हैं, वालनट के बारे में होते, वालनट के प्रकार के होते हैं। और इसका आकार, इसके हम लोग प्रकार के बारे में पढ़े। इसके प्रकार होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इसके भाग जो होते हैं मस्तिष्क के 3 होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में हम लोग पर, अगर हम लोग परीक्षा की दृष्टि से ले, ये सब जो होते हैं प्रमुख क्वेश्चन होते हैं। मस्तिष्क का वजन 1.5 किलो, यह जो होता है खोपड़ी से घिरा होता है। और मनुष्य के शरीर का सीपीयू किसको कहा जाता है, तो मनुष्य के शरीर का सीपीयू मस्तिष्क को कहा जाता है। और इसका आकार जो होता है वालनट का होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। अभी और हम पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने जाना, और परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयुक्त रहती हैं कि मनुष्य के शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहा जाता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है सेरिब्रम,
बरम। हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें सेरिबरम कम विकसित होगा वो मंद बुद्धि के होंगे, अर्थात जिसमें सेरिबरम कम होगा। हम लोगों ने यहाँ मेडुला में पढ़ा कि बीपी जिसका लो होगा उसका सेरिबरम डाउन हो जाएगा। जैसे उसका बीपी लो हुआ उसमें सेरिबरम डाउन हो गया, अर्थात उसमें सोचने समझने की क्षमता ही होने लगेगी, जिससे वो क्या हो जाएंगे, बहुत अर्थात मंद बुद्धि के हो जाएंगे, कम दिमाग वाले। सेरिबरम, बुद्धि और चतुराई को सेरिबरम कहा जाता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिबरम। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। मनुष्य के शरीर में ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कहाँ होता है? ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण जो होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कहाँ होते हैं? ये हमारे मेडुला में होते हैं। ये जो होते हैं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण हम लोग पढ़े, मेडुला नहीं, हम लोग सेरिबेलम पढ़े थे। सेरिबेलम, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कहाँ होता है? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क में होते हैं। अब हम लोग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रिया जो होती है वह कहाँ होते हैं? अनैच्छिक क्रिया मेडुला में होते हैं, अर्थात अनैच्छिक क्रिया जो होते हैं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रिया जैसे उल्टी आना, उल्टी आना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उल्टी किसी को बोल करके थोड़ी ना आता है कि हम उल्टी आने वाले हैं। तो उल्टी आना ये अनैच्छिक क्रिया है। और हम लोग जाने कि श्वसन दर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। श्वसन दर, श्वसन गति नहीं बोल रहे हैं हम लोग, श्वसन दर, किस दर से वह धड़क, अर्थात श्वसन किस दर से सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में कितने दर से सांस ले रहे हैं। ये दर जो होते हैं, ये दर, ये श्वसन दर मेडुला का कार्य होता है। श्वसन दर, हृदय की धड़कन होते हैं, हृदय पेशियों को नियंत्रण, हृदय का धड़कन, अर्थात हृदय का धड़कन, हार्ट बीट, ये भी मेडुला का ही कार्य होता है। हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। हमें उम्मीद है आप सब लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। और तब तक जय हिंद। और हमारे आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे तंत्रिका तंत्र होंगे, तब तक आप लोग इंतजार करें। और जल्द ही हम आप सब लोगों के बीच न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के न्यूरॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए वो अगला वीडियो अर्थात अगला क्लास देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।